गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रीकल्चर की, जिसमें एग्रोनॉमी की पूरी सीरीज लेकर के अभी चल रहे हैं। पिछली विगत वीडियो में हमने आपको सीरियल्स क्रॉप्स के बारे में बताया था, उनकी क्वालिटी को बताया था, उनकी गुणवत्ता बताई थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कमी होती है, सीरियल्स क्रॉप आप किन्हें कहते हैं, इनमें कौन कौन आती हैं। यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसमें देख सकते हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीरियल्स क्रॉप की पहली क्रॉप धान की फसल यानी पैडी क्रॉप्स यानी धान, हिंदी में इसको धान बोलते हैं। पैडी क्रॉप्स की आज हम स्टडी करेंगे। पैडी क्रॉप्स के जनरल कैरेक्टर्स, फीचर्स और सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात की पैडी क्रॉप्स तो है धान की फसल। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। कोई पूछे कि धान का बॉटेनिकल नेम क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली क्या होती है? जनरल इंट्रोडक्शन है ये। फैमिली ग्रेमिनी, और पोएसी, इसको पोएसी भी बोलते हैं। इसकी फैमिली क्या है? तो ग्रेमिनी और पोएसी। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें, शॉर्टकट में आप समझ लीजिए क्रोमोसोम नंबर। तो इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=24 होता है। एक चीज यहीं पे आप चाहे तो नोट कर लें, एक और क्रॉप होती है वीट। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 42 होता है। वो 42 होता है, यानी ये 24 है, इसका इनवर्स है। यानी एक 2 4 है, 2 4 है, और दूसरा क्या है 4 2 है, यानी 24 और 42 ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। यानी आपने यदि धान का याद रख लिया है, यानी पैडी का याद रखा है, तो आप वीट का इजी वे में बता सकते हैं क्योंकि इसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये किस फैमिली का है, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? इसमें ओराइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ओराइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है? ओराइजिन नामक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी बात क्या है, हमने इसका ओरिजिन तो देखा ही नहीं। ओरिजिन इसका कहाँ पे है? तो इसका ओरिजिन जो है इंडो बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया। इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन हो, मतलब कि ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडो बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया। चलिए, जो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनका हमने कैरेक्टर में बताया था। गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं। और जो पैडी में है, तो पैडी में जो है तो मैक्सिमम
कार्बोहाइड्रेट इन ऑल सीरियल्स, सभी सीरियल्स में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है 77 to 78% इसी में पाया जाता है, इसी में पाया जाता है। यह गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। प्रोटीन का नाम हमने आपको क्या बताया है कि ओराइजिन, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा जो है उसमें 6 से 7%, कहीं कहीं 7 से 8% भी है। 6 से 7% होती है, 6 से 7, कहीं कहीं ये 7 से 8% भी वेरी करता है, ठीक है। इसकी और हम बात करेंगे तो इसका जो जीन होता है, इसके जीन को, इसमें एक जीन पाया जाता है इसकी डॉल्फिन के लिए। डॉल्फिन जीन इसका है, सबका एक अलग अलग जीन होता है, उसको आप लोग हम एक कॉलम बना के बताएंगे आपको, जब सभी क्रॉप्स को पढ़ा लेंगे तो एक कॉलम कर लेंगे। डॉल्फिन जीन इसका जो है जियोवुन, इसका जो डीजियोवु जीन होता है, इसका जो है डॉल्फिन जीन होता है। यही जो जीन था वह ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के लिए इंपॉर्टेंट था। ग्रीन रिवॉल्यूशन सॉरी के बारे में आप लोग जानते हैं। हरित क्रांति मुख्यतः खाद्यान्न फसलों में चावल और गेहूं के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसका सबसे अधिक यदि ऑप्शन में चावल और गेहूं दोनों आता है, व्हीट और पैडी दोनों आता है, तो आप पैडी को ट्रिक मारते हैं क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित पैडी ही हुई थी। और आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मली बोरलाग, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। और एक चीज हम बताते हैं इसमें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म गिवन बाय, ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दिया था, इसको हम लिख भी दे रहे हैं, बात यहाँ पे आ गई है तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये आप लोग जान भी रहे होंगे, नहीं जान रहे हो तो इसे याद कर लीजिएगा, ये हर जगह पूछा जाता है। नॉर्मल ई बोरलाग, फिर इसी तरह से फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनके हैं, अभी हम हट जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म given by विलियम गॉड, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यदि आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप नॉर्मल ई बोरलाग सर को बताएंगे, नॉर्मल ई बोरलाग। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हम करेंगे तो आप बताएंगे सर MS स्वामीनाथन जी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दिया था, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि विलियम गॉड साहब ने इसका टर्म को दिया था। सीरियल क्रॉप की एक और विशेषता होती है कि इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन की कमी होती है, यानी सॉरी प्रोटीन नहीं, एमिनो एसिड्स की क्या होती है, कमी होती है, ठीक। तो इसमें जो है ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्योंकि ये ऐसा होता है कि हाथ में भी बहुत कम लगता है, हाथ धुल लिया जाएगा तो साफ हो जाएगा, इसलिए आज इस हाथ से ही काम चला ले रहे हैं। तो इसमें जो है एमिनो एसिड्स यानी सीरियल्स होते हैं,
cereals are deficient in दो प्रकार के एमिनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान डिफिशिएंट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड्स। लाइसिन और ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम बायोमॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात हम करें तो एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो 10 संख्या में होते हैं और नॉन इसेंशियल भी 10 या 11 संख्या में होते हैं। तो इसको मैजिक 20 या 21 भी बोला जाता है, कहीं कहीं 21 और कहीं कहीं 20, लेकिन मैजिक 20 ही बोला जाता है इसको। तो इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको लाइसिन और ट्रिप्टोफान को याद रखें कि ये सीरियल्स में क्या होती है, इनकी कमी होती है, सीरियल्स के अंदर इनकी कमी होती है, ठीक है। और जनरल अब हम इसमें देखें तो जैसे और क्या है कि जो पैडी है, जो धान की जो फसल है, इसमें नंबर ऑफ स्टेमेन की बात करें, नंबर ऑफ, बहुत ही ये जो टॉपिक या पॉइंट हम बताते जा रहे हैं इसको जरूर नोट करिए। स्टेमेन इन पैडी 6, ये पॉइंट आपको हमने इसलिए बताया कि सभी सीरियल्स क्रॉप में all cereals crops has 3 number of stamen, ठीक है। सभी जो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं उसमें 3 स्टेमेन पाए जाते हैं, लेकिन यह एक अपवाद स्वरूप है जिसमें 6 स्टेमेन पाए जाते हैं, पुंकेसर, ठीक है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सामान्यतः आप इसको याद रखें भाई सभी जो सीरियल क्रॉप होती हैं उसमें 3 स्टेमेन पाए जाते हैं। तो इसलिए आपसे ये पूछा जाएगा कि पैडी जो है वो अपवाद स्वरूप है और ये एक महत्वपूर्ण धान्य फसल है, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात की और हम बात बनाए तो इसकी स्टेम को आप क्या कहते हैं, पैडी के स्टेम को, स्टेम ऑफ पैडी, स्टेम ऑफ पैडी इज कॉल्ड कल्म, कल्म बोला जाता है। कल्म क्या होता है, किस प्रकार की संरचना होती है, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। देखिए किताबें सबके पास हैं और किताबों में सारी चीजें लिखी हुई हैं, हमने भी किताबों को पढ़ करके ही ये चीजें यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पॉइंट बाय पॉइंट हम चीजों को बता रहे हैं, बहुत ज्यादा जैसे कि रट्टा मारने वाली चीजें और जैसे कि पोथी पत्रा पढ़ने वाली, जैसे पूरा रामायण इतिहास भूगोल हम यदि पढ़ाने लगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल पॉइंट द पॉइंट, लेकिन एक आप उम्मीद और अपने आप पे इतना विश्वास है कि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा यदि मन में कोई बात आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी हम पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को बता रहे हैं आपको। इसलिए अब आप देखिए कल्म क्या होता है। कल्म जैसे कि कल्म जो है या हॉलो स्टेम को कल्म बोलते हैं, हॉलो स्टेम। जैसे गांव में आप लोग एक मिनट,
ठीक है, सपोज है ये जो स्टेम है ये हॉलो होता है, यानी यदि आप इसको ऐसे दबाते हैं, इसे दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। यदि हम इसे यहां से दबाएंगे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा यानी पिचक जाएगा। ज्यादा कस के दबा देंगे तो ये फट भी जाएगा, यानी ये हॉलो स्टोम होता है, खोखला तना होता है। इसको बोलते हैं नोड, इसको क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, हिंदी में नोड्स बोला जाता है। और दो नोड्स की बीच की जो दूरी होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं। दो नोड्स की जो बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे, ये इंटरनोड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कर्म क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। एक मिनट फिर से हम आपको इस चीज को बता दे रहे हैं। कर्म का मतलब क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए, हॉलो स्टेम। हॉलो स्टेम जैसे यदि, ठीक है, ठीक है, ये जैसे आप मान लीजिए कि ये ऊपर धान की जो फसल है, इसका जो स्टेम है ये यहाँ ऐसे है, ऐसे, यानी हॉलो है, खोखला तना है। यदि हम इस एक पोर्शन को ले लेते हैं यहाँ पे, तो यह गांठ है, हिंदी में गांठ बोलते हैं, इंग्लिश में नोड बोलते हैं, नोड, इसे भी नोड बोलते हैं। दो नोड की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड। पर्व संधि, अब हिंदी एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन शायद इसको पर्व संधि बोला जाता है, ठीक है। दो पर्व संधियों के बीच की अंतर पर्व संधि बोला जाएगा। तो ये जो होता है वो खोखला स्टेम है, यानी यदि हम इसको यदि मान लीजिए कि दबाते हैं तो ये इस शेप में आ सकता है, आता है। यदि हम थोड़ा सा इसको और कस के यदि वो करेंगे तो ये ब्रेक भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, रप्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो इसलिए ये खोखला तना होता है, खोखला तना। उसको हम क्या बोलते हैं, कल्म बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कल्म बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अब तो समझ में आ गया होगा कि कल्म क्या होता है। हॉलो स्टेम को हम कल्म बोलते हैं। ये जो है वो वीट में भी इसी प्रकार का हॉलो स्टेम पाया जाता है, उसको भी हम कल्म बोलते हैं, ठीक है। वीट में भी इसी प्रकार का, ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो है किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, जो सीरियल क्रॉप होती हैं इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। हाइपोजियल और एपीजियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीड वाले टॉपिक में पढ़ाया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं। एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब क्या है, एपी का मतलब सीधे सीधे समझिए ऊपर, ऊपर, यानी ये यदि सीड है, ठीक, ये कॉटिलिडान यदि आके ऊपर आ जाए, कॉटिलिडान ये जमीन के ऊपर आके यदि जर्मिनेशन करे और नीचे से रूट्स निकले तो ये जो होगा वो एपीजियल जर्मिनेशन है, एपीजियल जर्मिनेशन। और यदि सीड है और नीचे से ही रूट निकल जाए और ये जो है ये यहीं की यहीं रह जाए, डायरेक्ट तना यहां से निकले, तो ये जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन जो जनरली हम देखते हैं वो डाइकॉट्स में देखते हैं, डाइकॉट में। आप डाइकॉट का यदि कोई सिंबल देखते हैं तो उसमें इस प्रकार का संरचना आप लोग को देखने को मिल जाएगा,
भूमि से थोड़ा देर से ऊपर। ठीक है, ठीक। तो ये जो है मोस्टली जो है वो डाइकॉट्स में पाया जाता है, और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है मोस्टली मोनोकॉट्स में पाई जाती है। और मोस्टली जो सीरियल्स जो हैं, ऑल द सीरियल्स आर मोनोकॉट इन नेचर, तो इसलिए सभी सीरियल्स में जर्मिनेशन किस टाइप का पाया जाएगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन। आप इसको यहाँ पे जरूर नोट करिएगा कि जो सभी सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, मोनोकॉट इन नेचर में। अब हमने भी इसके नेचर में भी बताया था कि इसमें मोनोकॉट्स जो होती है उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। आपको उम्मीद है कि एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी न करते हुए हम इसको अगली कक्षा में आगे की बातें करेंगे। अच्छा लगी हो वीडियो तो इसके साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। कोई बहुमूल्य सुझाव यदि आप देना चाहें तो उसे जरूर दें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।